Hello viewers, welcome and welcome back to the channel of Nursing Edge. So today we will be discussing the topic that is menorrhagia. Okay, many of you have heard about menorrhagia. That what is menorrhagia? So that is a term related to your menstrual cycle abnormality. Okay, अब अगर हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, सो व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल? मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ऐसी साइकिल होती है दैट अकर्स इन फीमेल्स of starting at the age of 11 till 50. सो मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली क्या है कि पीरियोडिकली आपका जो यूट्रस का एंडोमेट्रियम है वो प्रिपेयर होता है फॉर कंसीविंग एंड फॉर द नर्चरिंग ऑफ द बेबी, लेकिन अगर वो एक फर्टिलाइज नहीं होता है तो एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हो जाता है. सो उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो फीमेल में मंथली एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिपीट होती है. बट अगर हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मलिटी की, एबनॉर्मलिटी मीन्स एबनॉर्मलिटी कुड बी एनीथिंग. ओके, पर बेसिकली अगर हम ब्लड फ्लो या फिर हम नंबर ऑफ डेज के बेसिस पर बात करते हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की एबनॉर्मलिटीज़ टू टाइप्स में डिवाइडेड है. ठीक है, फर्स्ट इज़ मेटोरेजिया. सो मेटोरेजिया के बारे में आई हैव मेड अ टॉपिक ऑलरेडी, तो आपको अगर जानना है सो यू कैन विजिट माई चैनल. मेटोरेजिया के लिए आपको पहले मिल जाएगी वीडियो. ओके, सो देखिए, अगर हम मेंस्ट्रुअल फ्लो की बात करते हैं, फ्लो ऑफ ब्लड यही होता है. ठीक है, एंड नंबर ऑफ डेज, तो इनके बेसिस पे क्या होता है, आपकी एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं. ठीक है, तो उसके लिए दो टर्म्स यूज़ होते हैं. अगर मैं कहूँ किसी भी फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है, ठीक है, बट उसका जो ब्लड फ्लो है वो कम है एंड ऑल्सो नंबर ऑफ डेज आर लेस. ठीक है, 1 day 2 days, ठीक है, 3 days इवन, और फ्लो भी क्या है, कम है, तो उस टर्म को हम बोलते हैं मेटोरेजिया. ठीक है, तो वो मेटोरेजिया की कंडीशन होती है जहाँ पर फीमेल में बेसिकली क्या होता है, फ्लो ऑफ ब्लड, मेंस्ट्रुअल ब्लड एंड नंबर ऑफ डेज कुछ भी कम हो सकता है. ठीक है, लेकिन अगर यही चीज़ मैं कहूँ ये बढ़ जाती है, तो अगर ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ रहा है, ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ डेज भी अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं, देन इट इज़ मेनोरेजिया. सो ये दोनों कंडीशंस क्या हैं, अपने आप में एक हार्मफुल कंडीशन है अगर आप इसको टाइमली ट्रीट नहीं करते हैं तो. ओके, सो मेटोरेजिया के लिए आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो प्रीवियसली, सो इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, यू विल गेट द वीडियो. सो आज की टॉपिक जो है हमारा दैट इज़ मेनोरेजिया. तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज़ मेनोरेजिया. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मेनोरेजिया में बेसिकली क्या होता है, एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है एट रेगुलर इंटरवल्स. ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है, ये किसको होता है, ठीक है, जिसमें मेंस्ट्रुएशन होगा ये उसी को होगा. और मेंस्ट्रुएशन किसको होता है, 11 से 50 की एज की फीमेल्स को. सो दैट इज़ द रिप्रोडक्टिव एज. ठीक है, और देखिए अब एक बात आ रही है कि ब्लड फ्लो ज़्यादा हो रहा है. ठीक है, यहाँ से आप समझ सकते हैं, तो जब फीमेल की बॉडी से एक्सेसिवली ब्लड लॉस होगा तो फीमेल में काफ़ी प्रॉब्लम्स इसके साथ साथ सेकेंडरी डेवलप होती चली जाएंगी. ठीक है, जिसमें बेसिकली क्या होगा, अगर आप एक्सेसिवली ब्लड लॉस करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से फीमेल में अनीमिया हो सकता है. ठीक है, और देखा जाता है कि होता है. देन फटीक थकान रहेगी, क्योंकि जब बॉडी में ऑलरेडी इतने इनफ ब्लड नहीं है, आरबीसीज नहीं है, तो कौन कैरी करेगा ऑक्सीजन को, तो आप क्या रहोगे, फटीक रहोगे. एंड पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, ठीक है, आप एनेमिक हैं, आपको फटीक रहता है, आप थके हुए रहते हैं मैक्सिमम टाइम, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी क्या होगी, पुअर हो जाएगी. कैसे, आप अपने डेली जो लाइफ एक्टिविटीज़ है उसमें इंटरेस्ट नहीं ले पाएंगे. ठीक है, तो ये आपका बेसिकली क्या करेगा, आप नॉर्मल अपने रूटीन वर्क्स को भी नहीं कर पाएंगे, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे. तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, मेनोरेजिया की वजह से होती है, यानी एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की वजह से होती है. ठीक है, नाउ अगर हम प्रॉपरली डेफिनेशन की बात करते हैं मेनोरेजिया की, तो मेनोरेजिया में बेसिकली क्या है, एक्सेसिव यानी बहुत ज़्यादा, एक्सेसिव इन अमाउंट.
ओके। एक्सेसिव यहाँ पर अमाउंट की बात होती है, एंड प्रोलॉन्ग मीन्स नंबर ऑफ डेज़ की, कितना कब तक रह रहा है। तो मेनोरेजिया में एक्सेसिव अमाउंट में या फिर प्रोलॉन्ग नंबर ऑफ डेज़ यानी मोर नंबर ऑफ डेज़ के लिए मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी। अगर हम अमाउंट की बात करते हैं तो अमाउंट कितना रहता है, मोर देन 80 ml। अगर कोई फीमेल ब्लड लॉस करती है उसको हम मेनोरेजिया में कंसीडर करते हैं, ठीक है। या फिर अगर किसी भी फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल डेज़ हैं आपके, ठीक है, नॉर्मल डेज़ आपको पता है 4 to 5 डेज़, बट अगर नॉर्मल डेज़ से ज़्यादा यानी मोर देन 7 डेज़ यानी मोर देन 1 वीक अगर कोई फीमेल अपने ब्लीड कर रही है तो उसको हम मेनोरेजिया कंसीडर करेंगे उस कंडीशन को, ठीक है। मेनोरेजिया को हम हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। नैन अगर इसके लिए आपको याद करना है इसके लिए मेमोनिक है, ठीक है। इसका जो निमोनिक है दैट इज़ मेनो मीन्स मेंस्ट्रुअल, यहाँ पे से आप गेस कर सकते हैं। रेजिया मीन्स बर्स्ट फोर्थ यानी कि एक्सेसिव फ्लो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ की, ठीक है, तो इसके क्या कॉजेज़ रहते हैं। तो यूटेराइन जो कॉजेज़ हैं यानी कि इसके कॉजेज़ 3 तरीके से आपके आते हैं। यूटेराइन यानी आपके जो यूट्रस है उसके इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस हो रहे हैं तभी ऐसा होगा। दूसरी चीज़ हार्मोन से रेगुलेट होती है फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो अगर हार्मोनल कोई कॉज है तो उसकी वजह से होगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा आपकी बॉडी भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं ब्लीडिंग की तो ब्लीडिंग को अफेक्ट करने के लिए भी और मल्टीपल रीजंस होते हैं। सो हमारा जो मेन रीज़न है दैट इज़ यूटेराइन हार्मोनल। इसके बाद हम सेकेंडरी जाते हैं सिस्टमिक पे, ठीक है। सो फर्स्ट इज़ योर फाइब्रॉइड्स। यूटेराइन फाइब्रॉइड्स आपकी जो ग्रोथ होती है स्मूथ मसल्स में, आपकी बेसिकली यूटेराइन बॉडी में कहीं भी ग्रोथ हो सकती है, दैट इज़ फाइब्रॉइड्स। तो ये फाइब्रॉइड्स क्या करते हैं, आपकी जो ब्लीडिंग है उसको प्रोलॉन्ग करते चले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं पॉलिप्स, यानी यूटेराइन पॉलिप्स, छोटी सी ये नोड्स टाइप की होती हैं आपकी, जो कि एंडोमेट्रियम में ग्रो कर जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ब्लीडिंग एक्सेसिव हो जाती है, ठीक है। नाउ आपकी थर्ड कंडीशन आती है एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस जो कंडीशन होती है दैट इज़ अ सीरियस वन, जहाँ पे आपको यू हैव टू गेट द ट्रीटमेंट। एडिनोमायोसिस में क्या होता है कि हमारी जो एंडोमेट्रियम की टिश्यू है, ठीक है, वो इसीलिए बनती है कि वो बने और शेड ऑफ हो, उसके अलावा पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर एडिनोमायोसिस की कंडीशन है तो वही आपका यूटेराइन जो टिश्यू है वो आपका मायोमेट्रियम में ग्रो करेगा, और वहाँ से क्या होगा, आपकी मायोमेट्रियम भी क्या करेगी, शेड ऑफ होना स्टार्ट करेगी। तो एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम जब शेड ऑफ होना स्टार्ट करेंगे तो वो एक्सेसिव ब्लीडिंग को लीड करेंगे। इसके बाद एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा यानी कि यूट्रस में आपका कोई भी ट्यूमरस ग्रोथ है, कैंसरस ग्रोथ है, दैट विल ऑल्सो लीड टू हैवी ब्लीडिंग और प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग। इसके बाद अगर हम हार्मोनल कॉजेज़ की बात करते हैं तो पहला कॉज है एनोव्यूलेशन, यानी कि ओव्यूलेशन हो ही नहीं रहा है, ओवम प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। इसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें आपकी बॉडी के सारे फंक्शंस क्या होते हैं, स्लो डाउन हो जाते हैं, तो यहाँ पर भी ये प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग को लीड कर सकता है। इफ़ यू वांट एनी ऑफ दीज टॉपिक्स इन अ डिटेल तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आई विल मेक, ओके। इसके बाद सिस्टमिक कॉजेज यानी जो आपके सिस्टम से रिलेटेड हैं, इसमें आपके कोगुलेशन डिसऑर्डर्स आते हैं। कोगुलेशन यानी कि आपकी ब्लड क्लॉटिंग में अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे वॉन विलिब्रेन डिजीज़ या ऐसा कुछ, तो वहाँ पर क्या होगा, कोगुलेशन नहीं हो पाएगा, और अगर कोगुलेशन नहीं होगा और ब्लीडिंग स्टार्ट होगी तो वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी। इसके बाद इफ़ यू आर ऑन सम मेडिकेशंस स्पेसिफिक जैसे हिपैरिनिन या ऐसा कुछ, तो वहाँ पर भी आपको ये देखने को मिल सकता है, ठीक है। पीआईडी इज़ पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, यानी कि अगर आपके पेल्विक्स वाले पूरे पोर्शन में अगर इंटरनली कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन डेवलप हो चुका है तो वो भी क्या करता है, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग का कॉज होता है, यानी मेनोरेजिया का एक कॉज होता है। ना अगर हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की, तो होता क्या है, मतलब ऐसा चेंज क्या हो रहा है जिसकी वजह से हैवी ब्लीडिंग हो रही है। तो नॉर्मली क्या होता है कि आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, दीज टू आर द बेसिक हॉर्मोन्स एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉर्मोन्स, जो क्या करते हैं, आपकी एंडोमेट्रियल ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। तो अगर ये नॉर्मली आप फंक्शनिंग कर रहे हैं, नॉर्मल अमाउंट में प्रेजेंट हैं, देन इट्स गुड। लेकिन अगर इनका अमाउंट कम ज़्यादा होता है तो ये कंडीशन को लीड करता है कुछ, ठीक है।
यहाँ पर मेनोरेजिया की कंडीशन में अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो एस्ट्रोजन एक्सेस होता है, यानी एस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाता है। एस्ट्रोजन ज़्यादा होने का मतलब क्या, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ ज़्यादा होगी, ओवर ग्रोथ हो जाएगी। फिर दूसरी चीज़, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल कम हो जाएगा। कम होने की वजह से क्या होगा, शेडिंग प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, यानी यूटेराइन वॉल बनेगी और एक्सेसिव एस्ट्रोजन होने की वजह से वो ज़्यादा बन जाएगी। प्रोजेस्ट्रॉन कम होने की वजह से वो क्या होगी, शेड ऑफ होगी जब उसको प्रॉपर प्रोजेस्ट्रॉन मिलेगा। फिर अगर प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल कम हो जाता है और वो रिसेप्टर से ज़्यादा बाइंड नहीं कर पाता है तो इसी वजह से क्या है, शेडिंग इरेगुलर चलेगी। इरेगुलर होगी तो आपके जो ब्लड फ्लो होगा वो भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके बाद फाइब्रॉइड्स और पॉलिप्स जो होते हैं ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्मॉल बिनाइन ग्रोथ्स होती हैं आपकी, तो ये क्या करेगी, सरफेस एरिया बढ़ाएगी जिसकी वजह से ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। क्लॉटिंग डिफेक्ट अगर होगा तो प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग रहेगी, क्योंकि ब्लड क्लॉट ही नहीं हो पाएगा तो फ्लो करता रहेगा कंटिन्यूसली। इसके बाद अगर हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं कि हमें लक्षण क्या मिलते हैं, तो बेसिकली हैवी और प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग हमें मिलेगी देखने को, और पेशेंट में क्लॉट्स भी आएंगे। क्लॉट्स की हिस्ट्री भी पेशेंट आपको बताएगा। क्लॉट्स आर लाइक द ब्लड क्लॉट्स आपको मिलेंगे इसमें। फटीग वीकनेस मिलेगी और पेशेंट क्या होगा, पैलर हो जाएगा, यानी उसका कलर डल हो जाएगा ड्यू टू अनीमिया, ठीक है। डिजीनेस रहेगी क्योंकि फटीग है बॉडी में, हीमोग्लोबिन जो है वो कम हो चुके हैं, आरबीसी लेवल कम हो गया है, तो पेशेंट में आपको डिजीनेस मिलेगी। इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मिलेगी, ठीक है, दैट इज़ नॉट एनीमिया, ओके। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आपको मिलेगी एंड फेंटिंग इन सीवियर केसेस, यानी कि अगर फीमेल में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से ये कंडीशन है और वो सीक आउट नहीं करती है हेल्प के लिए, तो उसमें फेंटिंग जैसी चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। देन अगर हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करेंगे कि अब हम इसे डायग्नोस कैसे करेंगे, हमारे पास कोई आता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसे मेनोरेजिया ही है, तो सबसे पहला हमारा जो मेन वर्क होता है दैट इज़ हिस्ट्री टेकिंग एंड द फिजिकल एग्जामिनेशन। ओके, तो सबसे पहले आप मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेंगे, क्योंकि इसी से तो हमें पता चल रहा है ना कि मेनोरेजिया और मेटोरेजिया है क्या। तो अगर हम जानना चाहते हैं कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या हो रही है तो हमें उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेनी ज़रूरी है कि क्या उसे मेंसेस जो हैं वो ज़्यादा दिन तक रहते हैं या ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है। अब ब्लड फ्लो का आप कैसे पता करेंगे, क्योंकि तो पेशेंट को भी नहीं पता। तो यहाँ पर आप पूछेंगे कि नंबर ऑफ़ पैड्स पेशेंट कितना चेंज करता है एंड टाइमिंग्स की, कितने टाइम में वो कितना चेंज करता है, या ऑन एवरेजली ये पूछ लो कि एक दिन में कितना चेंज आप करते हैं। तो ये आपका आप आइडिया लगा सकते हैं यहाँ से। दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं, पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं, यानी कि अगर आपको लगता है कि कुछ इन्फ्लामेशन है, ऐसा कुछ है, तो आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद लैब टेस्ट हम करते हैं, यानी ब्लड टेस्ट, जिसमें आप क्या करते हैं, सीबीसी करवाते हैं। सीबीसी इज़ कंप्लीट ब्लड काउंट। इसके बाद आप पेशेंट की थायराइड प्रोफाइल कराते हैं, कोगुलेशन टेस्ट करवा सकते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट भी आप करवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग है तो मे बी इट कुड बी अबॉर्शन, तो हम डिफाइन नहीं कह सकते, तो हम प्रेगनेंसी टेस्ट भी करवा लेते हैं, ठीक है। समटाइम्स देर आर मैनी कंडीशंस लाइक ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ ना, लाइक एच मोल प्रेगनेंसीज एंड ऑल, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें मिलती हैं। देन इमेजिंग की अगर हम बात करते हैं तो हम अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, हम बायोप्सी करवा सकते हैं, यानी कि पर्टिकुलर टिश्यू का एक पोर्शन, मतलब आपके यूटराइन टिश्यू का एक स्मॉल पोर्शन हम क्या करते हैं, रिमूव आउट करते हैं यूट्रस से और उसे भेज देते हैं, ठीक है। इसके बाद हिस्टेरोस्कोपी में क्या होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, हिस्टेरोस्कोप, उसका यूज़ हम करते हैं बेसिकली यूटरस और सर्फिक्स को चेक करने के लिए, ठीक है, जो कि विजाइनली इंसर्ट किया जाता है पेशेंट में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, ठीक है, तो सबसे पहला ट्रीटमेंट मेडिकल ट्रीटमेंट ही होगा, हम दवाई ही देंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं, NSAID यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हम पेशेंट को देते हैं, जिसमें मेफेनेमिक एसिड आता है, ठीक है, यानी कि मैफ्टल स्पाज आता है बेसिकली, जो क्या करता है, पेन को रिलीव करता है, क्रैम्प से पेशेंट को ईज करता है, क्योंकि पेशेंट के लिए हैवी ब्लीडिंग होना यानी कि वो पेशेंट के लिए काफ़ी पेनफुल रहेगा। तो हमारा पहला काम ये है। दूसरा, हम पेशेंट को हार्मोनल थेरेपीज़ पे रख सकते हैं, फिनो की पेशेंट की एनाटमी बिल्कुल ठीक है
यानी कि आपने क्या किया, अल्ट्रासाउंड करवाया, आपने बायोप्सी कराई, यू गॉट नथिंग, यानी कि वो सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है, कोई एनाटमिकल चेंजेस नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ब्लड टेस्ट कराते हैं एंड ब्लड रिपोर्ट्स आर नॉर्मल, तो अब क्या बचा, सिर्फ हार्मोनल कॉज बचा, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम हार्मोनल थेरेपीज़ देते हैं, जिसमें हम ओसीपीज़ देते हैं, यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हम पेशेंट को देते हैं, या फिर हम प्रोजेस्ट्रॉन पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद क्या है, ट्रेनेक्सामिक एसिड यानी कि ट्रेनेक्सा, ठीक है। ट्रेनेक्सा अगर पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। ट्रेनेक्सा का काम क्या होता है, वो ब्लीडिंग को स्टॉप करता है, ठीक है। तो आप पेशेंट को इंजेक्टेबल भी दे सकते हैं, ठीक है, या फिर आप टैबलेट्स के फॉर्म में भी दे सकते हैं, पेशेंट की कंडीशन पे वो डिपेंड करता है। इसके बाद आप आयरन सप्लीमेंट्स देंगे, क्यों, क्योंकि हैवी ब्लीडिंग होने की वजह से क्या हो चुका है, पेशेंट की बॉडी में से जितना भी हीमोग्लोबिन है वो बाहर जा चुका है, तो अब आप आयरन सप्लीमेंट्स देंगे, तभी क्या होगा, हीमोग्लोबिन्स बनेंगे, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें तो हमारा बेसिक ट्रीटमेंट है। तो अगर पेशेंट यहाँ से ठीक हो जाता है मेडिकल ट्रीटमेंट से, देन इट इज़ वेल एंड गुड, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ भी पेशेंट ठीक नहीं होता है, देन वी हैव टू गो फॉर द सर्जिकल प्रोसीजर्स। हमारा सबसे पहला जो प्रोसीजर होता है दैट इज़ DNC, यानी डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज। तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, जो ये हमारा यूट्रस है, ठीक है, ये इसकी लाइनिंग्स है, तो हम डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज में बेसिकली क्या करते हैं कि हम यहाँ से क्या करेंगे, जो यूटराइन टिश्यूज़ हैं उसको सक्शन करेंगे। सक्शन करने से क्या होगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, टिश्यू का सैंपल आ जाएगा, और उस टिश्यू के सैंपल को हम क्या करते हैं, लैब में टेस्ट करने के लिए भेज देते हैं, ठीक है। तो अगर कुछ भी पॉलिप, फाइब्रॉइड या कैंसर होगा तो वो हमें पता चल जाएगा। इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो सर्जरी आती है दैट इज़ एंडोमेट्रियल एब्लेशन, ठीक है। एंडोमेट्रियल एब्लेशन में हम क्या करते हैं, ये आपका सबसे पहली चीज़ मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर है, यानी इसमें ज़्यादा इन्वेजन की ज़रूरत नहीं होती है पेशेंट की बॉडी में। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, जो हैवी ब्लीडिंग हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, यूटराइन टिश्यू की वजह से हो रही है, तो हम इसमें बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारी यूटराइन लाइनिंग है, यानी कि एंडोमेट्रियल एब्लेशन में हम क्या करते हैं, एंडोमेट्रियम को डिस्ट्रॉय करते हैं, ओके। अब एंडोमेट्रियम को डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हैं, एंडोमेट्रियम को हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बाय हीट और कोल्ड, यानी कि अगर हम एक्सेसिव हीट प्रोवाइड करें, एक्सेसिव हम कोल्ड प्रोवाइड करें, तो इससे बेसिकली क्या होगा, पेशेंट का हैवी ब्लीडिंग जो होगी वो रुक जाएगी, ठीक है। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, हीटेड बलून का यूज़ करते हैं, ठीक है। हीट की बात करते तो हीट में हम हीटेड बलून का यूज़ करते हैं, और इसके अलावा कोल्ड की बात करते तो हम क्रायो एब्लेशन करते हैं, यानी कि एक ऐसा प्रोब होता है जिसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें फ्रीजिंग होती है, ठीक है, यानी कि कोल्ड नेचर का होता है, तो ये क्या करता है, फ्रीज़ कर देता है टिश्यूज़ को, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग रुक जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है, अगर आपका पेशेंट जो है उसको डायग्नोस हुआ क्या, फाइब्रॉइड्स, ठीक है। अगर आप फाइब्रॉइड्स डायग्नोस हुआ है तो आप मायोमेक्टमी करेंगे, जिसमें बेसिकली क्या होता है, ये सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी आपके फाइब्रॉइड्स हैं, यानी यूट्रस में कहीं भी ग्रोथ हो गई है नॉन कैंसरस, तो हम उसको क्या करेंगे, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ये भी आपका बेसिकली क्या है, ओपन सर्जरी के तरीके से भी किया जा सकता है, मिनिमली इन्वेसिव यानी हिस्टेरोस्कोप की हेल्प से भी हम इसे कर सकते हैं, ठीक है। हिस्टेक्टमी हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, यूट्रस को ही रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अगर ये आपका बेसिकली लेटर ऑन स्टेजेस में होता है, यानी कि फ़ीमेल जब 40+ हो जाती है, तो उस कंडीशन में अगर हम देखते हैं फ़ीमेल को एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, वो मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो रही है, ठीक है, और हमारे पास कोई और तरीके से भी वो कंट्रोल नहीं होती है, और पेशेंट की कंडीशन बहुत सीवियर हो चुकी है, ठीक है, एंड पेशेंट अब क्या है, दोबारा से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाहते हैं, या उनकी फैमिली कंप्लीटेड है, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, हिस्टेक्टमी कर देते हैं, यानी पेशेंट का यूट्रस ही जो है उसको रिमूव कर देते हैं। इसके बाद अगर हम नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो आपको क्या करना है, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री असेस करनी है, वाइटल्स और हीमोग्लोबिन असेस करना है। इसके अलावा जो भी मेडिसिन बताई जा रही हैं पेशेंट को एडमिनिस्टर करनी है, आयरन सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, आयरन रिच डाइट लेने के लिए पेशेंट को बोलना है। इसके बाद मेंस्ट्रुअल डायरी के लिए पेशेंट को बोलना है, जिसमें वो क्या करेगी, अपने
मेंस्ट्रुअल पीरियड्स की जो डेट है, स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, ये सब वो मेंशन करके रखेगी, ठीक है। इसके बाद साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी आपको प्रोवाइड करना होता है ताकि पेशेंट क्या हो, जल्दी रिकवर कर सके। नाउ प्रिवेंशन आप कैसे कर सकते हैं, ये सिचुएशन ना आए तो आपको एक हेल्दी वेट मेंटेन करना है, स्ट्रेस मेंटेन करना है, गायनेकोलॉजिकल रेगुलर चेकअप्स आपको करवाते रहना है पीरियोडिकली इन एवरी 6 मंथ्स। इसके बाद अगर आपको कोई भी छोटा मोटा इन्फेक्शन अगर आता है, ठीक है, तो उसको भी आपको क्या करना है, अर्ली ट्रीटमेंट करना है, यानी कि जल्दी से जल्दी, ऐसा नहीं कि अपने आप ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। इसके बाद क्या है, अगर आपको कोई हार्मोनल ड्रग्स, ठीक है, जैसे फीमेल्स इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ करते हैं या फिर बिना डॉक्टर एडवाइस के OCPs का यूज़ करते हैं, तो उनमें कंडीशंस देखी जाती हैं, ठीक है। सो मोटो ऑफ दिस इज़ कि ये जो कंडीशन है मेनोरेजिया की या मेटोरेजिया की, दैट इज़ वेरी कॉमन, और इनके साथ एक डिजीज़ लिंक हुई है, दैट इज़ PCOS और PCOD, ठीक है। तो ये आजकल क्या है, सबको कॉमनली देखी जाती है, मतलब फीमेल्स में कॉमनली आपको मिल जाएगी ये डिज़ीज़। तो ये है क्या, हमें नहीं पता, वी आर अनअवेयर अबाउट इट, तो उसकी वजह से हम उसका ट्रीटमेंट नहीं ले पाते, हमें नहीं पता हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ओके, सो बेसिकली ये सारी जो सिचुएशन है, चाहे वो मेटोरेजिया हो चाहे वो मेनोरेजिया हो, PCOD को डेवलप करती है इन लेटर स्टेजेस। इट मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ और सिंड्रोम, जिसमें बेसिकली क्या है, आपको या तो मेटोरेजिया मिलेगा या फिर मेनोरेजिया मिलेगा। तो अगर आपको ये चीज़ें मिलती हैं तो आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे अपने आप को फिट रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस करी हैं आप लोग के साथ। So this is the summary of what I have taught you. Menorrhagia, bleeding more than 7 days or more than 80 ml. Causes hormonal हो सकता है, structural हो सकता है, systemic हो सकता है। Diagnosis में आप हिस्ट्री लेंगे, लैब टेस्ट करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे। ट्रीटमेंट में आप मेडिकल या सर्जिकल, मेडिकल यूजुअली हम प्रेफर करते हैं, जो कि जिसके सक्सेस रेट काफ़ी अच्छे होते हैं। लेकिन हाँ, समटाइम्स क्या होती है, सिचुएशन इतनी सीवियर हो चुकी होती है, यानी कि हम अर्ली ट्रीटमेंट वाला जो अगर सिचुएशन हम फुलफ़िल कर लेते हैं क्राइटेरिया, तो हम ठीक हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, हम बहुत लेट ऑन स्टेजेस में जाते हैं, तो सर्जिकल प्रोसीजर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। प्रिवेंशन में आप क्या कर सकते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए, ठीक है, और अपने रेगुलर चेकअप्स कराइए। References I have taken from Datta, DC textbook of gynecology, Shaw's textbook of gynecology, and WHO CDC guidelines on menstrual disorders. So thank you so much viewers for watching, and if you have any queries, आप उसको comment box में लिख सकते हैं. I will be happy to reach you out, and thank you so much for watching. Do like, share and subscribe the channel for more.